हाँ जी, नमस्कार बच्चों। सिद्धाम के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज देखिए हम ना 11th क्लास के लिए एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं ना। 11th क्लास के लिए बैच स्टार्ट कर रहे हैं। 12th क्लास का तो चल ही रहा है ना, एक तरीके से फाउंडेशन लेवल ही मान लो हुआ ना 12th वाला। अब ये 11th वाला बैच फाउंडेशन लेवल का बैच ही लेंगे ना, ठीक है ना। यानी 40-50% तक एक्स्ट्रा लेंगे अपना ना। हाँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं कह रहा ना, और 40-50% है ना। उसके बाद एक नीट जेई मेंस लेवल तक का ना, जिसमें CUET वगैरह, ICAR वगैरह ना, या IIT JAM वगैरह कोई सा भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो ना, जो आपके किसमें आता हो, मतलब जिसमें केमिस्ट्री आती हो ना, उन सब के लिए ना एक अलग से बैच स्टार्ट करेंगे ना। एक हिंदी मीडियम का, एक इंग्लिश मीडियम का। उसमें कोई लिमिट नहीं है ना, उसमें अनलिमिटेड चलेंगे पढ़ाना। सारे क्वेश्चन वगैरह सारे करवाएंगे ना, उसमें अनलिमिटेड चलेंगे पर नीट जेई मेंस लेवल तक का ना। अभी अपन 11th क्लास फाउंडेशन लेवल का लेके चल रहे हैं ना, इसको पढ़ते चलेंगे आप, फिर आपको ये अच्छे समझ में आने लग जाएगा ना। तो आप फिर नीट और जेई लेवल का ना, जेई मेंस लेवल तक का ना, उसको जल्दी स्टार्ट करेंगे पढ़ाना। पर हाँ, 10 से 15-20 दिन के बाद है ना, तब स्टार्ट कर देते हैं ना। दिवाली के आसपास चलो ना, 10-15 दिन तो दिवाली के हैं ना। हाँ, 15 दिन के आसपास है ना, दिवाली की जो छुट्टी आएंगी उनमें उस बैच को स्टार्ट करने की सोचेंगे ना। तो आप अच्छे से पढ़ें ना। अगर आपको अच्छा लगे है ना, क्लासें अच्छी लगे आपको ना, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ना। शेयर कम कर रहे हैं आप, ज़्यादा से ज़्यादा करें ना। 11th वाले बच्चों के लिए आज से स्टार्ट कर दिया बैच है ना, बिल्कुल है ना। थोड़ा सा आराम से चलेंगे अभी अपन है ना। हाँ, बहुत ज़्यादा क्यों, 11वीं क्लास में तो कोई अपन को ज़्यादा ना अरे टेंशन नहीं है ना। क्यों, 12वीं क्लास का तो थोड़ा सा हल्का सा ना खींच के इसलिए चल रहे हैं ना, ताकि उनको दिसंबर तक करवा दिया जाए सिलेबस है ना। क्यों, उनका एग्जाम मार्च में है ना, तो तब तक कोशिश रहेगी अपना 12th क्लास का कोर्स फिनिश कर दिया जाए ना। 11th के लिए तो कोई लिमिट नहीं है, आराम से चलने दो ना। आप अच्छे से पढ़ें ना, क्वेश्चंस वगैरह जितने दिए जाएं सॉल्व करें ना। अगर आपको नीट जेई वगैरह ना किसी में सिलेक्शन करवाना है ना, केमिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंस है भैया ना। अरे केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस है, नीट जेई दोनों में है ना। क्यों, अरे केमिस्ट्री में कैलकुलेशन नहीं है ज़्यादा ना, फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशन है बाकी है ना। अरे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में कैलकुलेशन नहीं है ना, इसलिए नीट जेई दोनों में है ना। अरे इंपॉर्टेंस रखता है ना केमिस्ट्री अपने आप में ना। क्यों, जहाँ कैलकुलेशन होती है, अरे फिजिक्स में कैलकुलेशन होती है, मैथ में कैलकुलेशन होती है ना, जहाँ कैलकुलेशन होती है ना, अरे उसमें समय ज़्यादा लगता भी है ना। और कंपटीशन एग्जाम की डिमांड क्या है, अरे समय की बचत है ना। समय कम मिलता है ना, क्वेश्चंस ज़्यादा मिलते हैं ना, तो समय की बचत हो, समय की बचत कहाँ होगी, केमिस्ट्री में होगी है ना। इसलिए नीट जेई दोनों में ही क्या है, अरे इंपॉर्टेंस है। केमिस्ट्री अपने आप में एक रोल प्ले करती है ना। बेसिक केमिस्ट्री को ना, अरे साइंस का साइंस भी कहते हैं ना, साइंस ऑफ द साइंस। विज्ञान का भी विज्ञान कहते हैं केमिस्ट्री को ना, रसायन विज्ञान को विज्ञान का भी विज्ञान कहा जाता है, ठीक है ना। देखिए, तो अपन बगैर देरी किए है ना चैप्टर स्टार्ट करते हैं ना। और चैप्टर का नाम है ना आपके सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है ना, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं है ना। मैं हिंदी भी लिखूंगा, इंग्लिश भी लिखूंगा ना, मतलब इंग्लिश का मतलब अरे जो टर्मिनोलॉजी वगैरह आएंगी उनमें है ना। फिर अपन एक अलग से, वो तो इंग्लिश मीडियम का तो प्योर इंग्लिश मीडियम में करेंगे ना, और हिंदी मीडियम में तो ऐसे करेंगे अपन ना। अरे हिंदी और साथ साथ उसकी थोड़ा इंग्लिश है ना, टर्मिनोलॉजी ज़्यादा नहीं तो ना। देखिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ ना चैप्टर में। देखिए टॉपिक क्या है अपना ना। हाँ जी, देखिए टॉपिक है ना। अपन अब वो चैप्टर के हिसाब से नहीं लिखेंगे ना कि केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है ना। वो चैप्टर नंबर 1 ही दे रखा है केमिस्ट्री में ना, तो अपन तो टॉपिक डालेंगे, टॉपिक का नाम। अब चैप्टर वगैरह से कोई है ना लेना देना नहीं है अपन को ना, कि फलाने चैप्टर में फलानी चीज पढ़नी है ना। अरे यहाँ कॉम्पिटिशन एग्जाम में कोई सी चैप्टर को कहीं से लिंक करके दे सकते हैं क्वेश्चन है ना, इसलिए आप दिमाग में नहीं लेना। हाँ, लेकिन फिर भी अभी अपन है ना 11th क्लास में ये पहला चैप्टर है आपके ना। देखिए मैं लिखता हूं इसका नाम, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। ये लीजिए, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं है ना। देखिए मैं इंग्लिश लिखता हूं इसकी है ना, सम बेसिक कंसेप्ट है ना। कंसेप्ट बोलो, कॉन्सेप्ट बोलो, एक ही बात है ना। अरे इंग्लिश एक ही रहेगी, बस हिंदी को आप कैसे बोल लो ना। कॉन्सेप्ट बोलो, सीओ को बोलो, या ना ओ को साइलेंट कर दो, कंसेप्ट बोल दो, एक ही बात है ना। तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री
ये इसका इंग्लिश में नाम हो गया ना। सब मीन्स कुछ बेसिक का ना, यानी आधारभूत या मूलभूत जो भी कहा हुआ ना, कंसेप्ट का मतलब अवधारणा है ना, किसकी, केमिस्ट्री की है ना। बस ये चैप्टर का नाम हो गया, टॉपिक हो गया ना, ये लीजिए। अब सबसे पहले देखो इसमें ना, अरे केमिस्ट्री की शुरुआत जो है ना, केमिस्ट्री की परिभाषा ना, अरे केमिस्ट्री के अंदर परमाणु और अणुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है ना, इसलिए केमिस्ट्री को अपन ना परमाणु और अणुओं का विज्ञान कहते हैं। ऐसा 11th क्लास में पढ़ते हैं अपन ना। तो सबसे पहले डेफिनेशन अपने ले लेते हैं परमाणु एवं अणु ना। अरे सबसे पहली डेफिनेशन क्या ले लेते हैं अपन, परमाणु व अणु। हाँ जी, देखिए परमाणु व अणु, ये दो मैं इंग्लिश में लिख देता हूं इसकी ना। एटम, परमाणु को बोलते हैं एटम, एंड मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल को बोलते हैं अणु। ये लीजिए, देखो परमाणु अणु दोनों ही सूक्ष्मतम इकाई है ना। अरे पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है ना कौन, परमाणु और अणु दोनों ही है ना। इनमें थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है ना, कि वो छोटी सी छोटी इकाई है ना जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है ना, लेकिन उसका स्वतंत्र अस्तित्व हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसको परमाणु बोलते हैं ना। और एक अणु है तो वो भी छोटी से छोटी इकाई, लेकिन वो स्वतंत्र अवस्था में मिलती है ना, वो जरूर मिलेगी ना, लेकिन वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगी। अणु जब भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा तो पहले टूटेगा वो किसमें, परमाणुओं में, ठीक है ना। तो ये इनमें बेसिक क्या है डिफरेंस। तो परमाणु क्या हुआ, पदार्थ की छोटी से छोटी इकाई, सूक्ष्मतम इकाई है ना। तो देखिए मैं इसके बारे में लिखता हूं ना, परमाणु के बारे में। पहले पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई जो कि रासायनिक अभिक्रिया में, किसमें, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है ना। ठीक है ना, ये स्वतंत्र है ना, ये स्वतंत्र रूप से मिल भी सकता है ना और नहीं भी मिल सकता। चलो मैं पूरा लिख देता हूं एक बार ना, हल्का सा। इसका मतलब परमाणु का ना स्वतंत्र अस्तित्व हो भी सकता है और नहीं भी है ना, यानी ये स्वतंत्र अवस्था में मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। वो क्या कहलाएगा, परमाणु। ठीक है ना, तो ये किसकी बात कर दी अपन ने, परमाणु की। देखिए अगला, पदार्थ की सूक्ष्मतम ना इकाई जो कि रासायनिक अभिक्रिया में, भाग नहीं लेती है ना, और जिसका स्वतंत्र अस्तित्व, यानी स्वतंत्र अवस्था में ना संभव है, स्वतंत्र अस्तित्व संभव है, क्या स्वतंत्र अस्तित्व होता है ना, यानी जो स्वतंत्र अवस्था में मिलता है ना। ये लो, ये लीजिए। तो ये मैंने ना एक डेफिनेशन लिख दिया आपको ना, थोड़ा सा 11th क्लास के हिसाब से लिख दिया ना। अब देखिए ये डेफिनेशन तो किसकी थी आपके, ये वाली डेफिनेशन तो थी आपकी है ना परमाणु की, है ना, किसकी, परमाणु की। और ये वाली डेफिनेशन है, ये किसकी आपकी, अरे ये वाली डेफिनेशन किसकी है आपके, ये अणु की डेफिनेशन है ना। ठीक है ना। अब देखिए
कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से है ना अपन क्या दे सकते हैं ना, एक डेफिनेशन देखिए आपका ना, उधर दे रहा हूं है ना, देखिए क्या डेफिनेशन है ना। हाँ, इसके लिए देखो ना, यानी परमाणु जो है ना, परमाणु वो एक सिंगल स्पीसीज है भैया ना। परमाणु कैसी स्पीसीज है? एक सिंगल। अरे सिंगल का मतलब अकेला ना। अब केमिस्ट्री में ऐसे शब्द काम में लिए जाते हैं ना, स्पीसीज वगैरह। अब स्पीसीज होती क्या, भी देखते हैं ना, सिंगल स्पीसीज। तो परमाणु क्या है? एक तो सिंगल स्पीसीज है ना, एकल स्पीसीज है ना, और एक ये पीरियोडिक टेबल में मिलता भी है ना। अरे आवर्त सारणी में मिलता है ना। कहां मिलता है ये? आवर्त सारणी में ना। तो मैं ऐसा लिख दूं, एग्जिस्ट इन पीरियोडिक टेबल है ना, PERIODIC है ना, पीरियोडिक टेबल। हाँ, एग्जिस्ट का मतलब क्या है? अरे ये पाया जाता है ना, अस्तित्व ना। एग्जिस्ट का मतलब है अस्तित्व। तो थोड़ा इंग्लिश सीखते चले आप ना। एग्जिस्ट का मतलब क्या है? अस्तित्व। इसका मतलब पीरियोडिक टेबल में पाया जाता है ना। ये तो आप ना, अरे इसको तो याद रखें तो रखें, नहीं रखें ना कोई जरूरी नहीं है, कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से ना आपको तो वो याद रखना है। परमाणु होता क्या है? सिंगल स्पीसीज है, अकेला होता है ना, एक आवर्त सारणी में एग्जिस्ट करता है ना, मिलता है, आवर्त सारणी में पाया जाता है ना। तो आवर्त सारणी देखी रखी है आपने ना, उसमें जो जो एलिमेंट्स है ना, अरे जो जो तत्व हैं वो सारे क्या है? परमाणु है ना। आगे देखिए, जैसे मैं उसका एग्जाम्पल देना चाहूँ ना, अरे मैं इसका एग्जाम्पल देना चाहूँ, देखिए तो परमाणु का एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे देखो, अरे अकेला मिल रहा है H, N या N क्या ना, एक सेकंड, H, ये चलो मैं लिख देता हूं H अकेला है, N O Fe है ना, Cu। अब ये मत करना Fe कि सर ये Fe तो क्या है? एक तो F और एक ही। अरे Fe सिंबल है किसका? आयरन का, लोहे का ना। तो ये Fe एक ही है ना। क्यों? अरे प्रतीक जो देते हैं ना, वो पहला लेटर ना कैपिटल, दूसरा अगर दो में है तो स्मॉल हो जाएगा, और एक ही है तो कैपिटल रहेगा ना। Cu ऐसे Cu हो जाएगा ना, एटसेट्रा। तो आपको अकेला दिखे तो क्या कहेंगे आप? वो क्या है? परमाणु है ना। अरे अकेला है तो क्या कहोगे? परमाणु है। यहां देखो, इसमें अणु के बारे में क्या कहेंगे अपन ना? अरे अणु, अणु क्या होता है? ग्रुप ऑफ एटम्स है ना। अरे ग्रुप ऑफ एटम्स है ना। ग्रुप का मतलब समूह है ना, समूह। एटम्स यानी परमाणुओं का समूह क्या कहलाएगा? अणु। तो ग्रुप ऑफ एटम्स है ना, यानी ये लो मैं लिख देता हूं, हिंदी भी लिख देता हूं ना, परमाणुओं का समूह, परमाणुओं का समूह। ग्रुप ऑफ एटम्स का मतलब क्या है? परमाणुओं का समूह। ये क्या कहलाएगा? अणु। तो आपको डेफिनेशन कौन सी याद रखनी है? एक तो ये याद रखें, एक आप ये याद रखें। ये तो आपके नॉलेज के लिए लिख दी मैंने ना, कि भाई अणु भी छोटी से छोटी इकाई होती है, सूक्ष्मतम इकाई है ना, परमाणु भी सूक्ष्मतम इकाई है ना। फर्क क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता, एक नहीं लेता, एक स्वतंत्र अवस्था में मिल भी सकता है, नहीं भी दूसरा मिलेगा ही है ना। और दूसरा आपको सिंपल है ना, कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से ऐसे याद रखना ना, कि जो पीरियोडिक टेबल में मिल रहा है और जो कैसा सिंगल है, अकेला है ना, वो क्या कहलाएगा? परमाणु। उसके मैंने एग्जाम्पल दे दिए कुछ आपको ना। ऐसे अणु क्या है? परमाणुओं का समूह, यानी परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? अणु। ठीक है। एक देखो, मैं इसमें एक पॉइंट लिखता हूं ना आपके लिए, एक पॉइंट आपके लिए मैं लिखता हूं इसमें ना, कि जो गैस होती है ना, गैस, अरे गैसें होती है ना, ये लो, गैसें सदैव ना, हमेशा अणु के रूप में ही रहती हैं ना। अरे गैस जो होती है ना, वो हमेशा किसके रूप में रहती हैं? अणु के रूप में ना। किसके रूप में? अणु के रूप में। इस पॉइंट को याद रखेंगे आप ना। गैसें हैं वो सदैव किसके रूप में रहती हैं? अणु के रूप में। किसके रूप में? अणु के रूप में ना। तो जैसे मैं इसका एग्जाम्पल देना चाहूं, देखो यहां परमाणुओं का समूह, जैसे मैं कह दूं O2 N2 P4 S8 O3, देखो अरे यहाँ क्या है? ग्रुप है परमाणु का। देखो दो परमाणु मिलकर एक अणु बना रहे हैं, दो परमाणु, वहां 4, वहां 8, वहां 3। तो ग्रुप ऑफ एटम दिख जाए आपको ना, परमाणुओं का समूह दिख जाए, तो वो क्या है? अणु।
और अगर सिंगल दिखे तो परमाणु, और आवर्त सारणी में जो मिलता है वो परमाणु है ना। इस पॉइंट को आप याद रखें ना, इस वाले को, कि गैसें हैं वो सदैव किस रूप में मिलती हैं, अणु के रूप में ना। अक्रिय गैस नहीं है ना, अरे यहाँ किसकी बात नहीं कर रहे अपन, अक्रिय गैसों की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। अक्रिय गैस की रामायण बाद में देखेंगे ना। अक्रिय गैस तो परमाणु रूप में मिलती है ना, क्यों मिलती है वो आगे बात करेंगे ना। क्यों, अरे इनका ऑक्टेट कंप्लीट रहता है भाई, अष्टक पूरा रहता है ना, इसलिए है ना। जिसका अष्टक पूरा होता है उसका है ना अरे स्थायित्व ज्यादा होता है, तो पहले से स्थायी है ना, तो वो क्रियाशीलता क्या होगी उसकी कम, तो इसलिए अक्रिय गैसें किस रूप में मिलती हैं, परमाणु रूप में, ठीक है ना। तो ये अक्रिय गैसों के लिए बात नहीं कर रहे हैं ना, ठीक है ना, उनको छोड़कर। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी ना, कि परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है। तो कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से ऐसे याद रखेंगे ना, और सिंपल वैसे नॉलेज के लिए आप ऐसे याद रखेंगे ना। तो आप 11th क्लास वाले बच्चे क्या करें ना, अरे मैं जब पढ़ा रहा हूँ ना, जिन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन है ना, वो बच्चे भी है ना अलग से नोट्स है ना बनाए ना, प्रिपेयर करें ना अलग से है ना। अरे थोड़े से बड़े नोट्स बनाए ना, हाँ थोड़े से 150 रुपये का ना, अरे 100 रुपये का रजिस्टर तो ले, और उसमें अच्छे से है ना अरे सुंदर नोट्स बनाए ना, ताकि भविष्य में काम आए आपको ना। हाँ वो तो आपके चल ही रहे हैं, उसके अलावा यहाँ ना आपको थोड़ा सा है ना ऐसे कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से पढ़ाया जाएगा ना, तो आप अलग से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं ना, वीडियो लेक्चर को देख के ना, देखते जाएं और नोट करते जाएं ना। ज़्यादा नहीं तो अरे 3-4 तरीके के पेन लो है ना कम, ताकि नोट्स वगैरह ना साफ साफ सुंदर बने ना। अलग अलग पेन से काम करें ना, जैसे ब्लू ले लिया ना, ब्लैक ले लिया, रेड ले लिया ना, ग्रीन ले लिया ना। जैसे मैं भी तो बना रहा हूँ यहाँ, अरे देखो सुंदर नोट्स बन रहे हैं। अगर मैं एक ही पेन से बनाता ब्लू से या ना अरे ग्रीन से ब्लैक से, तो इतना अच्छा नहीं लगता ना, पढ़ने में थोड़ा मजा आया ना। हाँ ऐसे बनाएंगे आप ना, ठीक है बच्चों। देखिए आगे, हाँ जी एक बार नोट डाउन कीजिए आप ना, फिर मैं आगे की बात करता हूं ना। हाँ जी कर लिया नोट डाउन। हाँ जी देखिए आ गया ना। अब मैं लिख रहा हूं ना परमाणु द्रव्यमान है ना। अच्छा अरे एक सेकंड, परमाणु द्रव्यमान है ना। देखिए परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, और इसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। हिंदी इंग्लिश दोनों इसलिए लिख रहा हूं ना, अरे आजकल टीचर्स जो पढ़ाते हैं ना वो आधा हिंदी आधा इंग्लिश इस तरीके से पढ़ाते हैं ना, या फिर आपके यहाँ ना अरे आगे जो बुक्स आएंगे ना, अरे नेट जेई वगैरह जो भी कुछ भी करोगे ना, आगे स्टैंडर्ड बुक्स होती है ना, अच्छी बुक्स होती है ना, वो इंग्लिश मीडियम में मिलती है भैया ना। कौन सी मीडियम में? इंग्लिश मीडियम में, ताकि आपको टर्मिनोलॉजी वगैरह आती रहे ना, तो आपको दिक्कत नहीं आया ना। इसलिए थोड़ा सा मैंने इंग्लिश भी लिख दिया ना। देखो परमाणु द्रव्यमान नाम से पता लग रहा है, अरे परमाणु का द्रव्यमान क्या कहलाएगा, परमाणु द्रव्यमान सिंपल सा ना। अभी आगे ना डिफाइन तो इसको बाद में करेंगे पढ़ा ना, अरे परिभाषित तो बाद में करेंगे। अभी सिंपल सा क्या देखें, परमाणु द्रव्यमान यानी परमाणु का द्रव्यमान क्या कहलाएगा, परमाणु द्रव्यमान। तो मैं डेफिनेशन लिखता हूं ना, परमाणु का सिंपल डेफिनेशन है अभी तो, फिर आगे तो इसको और डिफाइन करेंगे ना। परमाणु का द्रव्यमान कॉमा परमाणुवीय द्रव्यमान कहलाता है ना, परमाणुवीय द्रव्यमान कहलाता है। ये लीजिए परमाणु का द्रव्यमान क्या कहलाता है, परमाणुवीय द्रव्यमान। अब मैं कुछ है ना परमाणु लिख रहे हैं उनके है ना, मतलब कुछ परमाणु लिख रहा हूं और उनके परमाणु द्रव्यमान क्यों आगे काम आएंगे, वो ना आगे काम आएंगे वो तो ना, तो आपको वो याद करने हैं ना। और उनमें तो अरे सीधा सा रट्टा लगाना आपको ना, इसका परमाणु द्रव्यमान इतना, इसमें कोई ट्रिक नहीं लग रही है ना। तो एक तरफ मैं लिख रहा हूं क्या, परमाणु, और दूसरी तरफ मैं क्या लिख रहा हूं, आपके परमाणु द्रव्यमान।
ये लीजिए परमाणु, और इधर मैं लिख रहा हूं परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। ये लीजिए इधर मैं लिख देता हूं परमाणु और इधर परमाणु द्रव्यमान। हाँ जी, देखिए मैं इधर परमाणु लिख रहा हूं पहले, है ना। परमाणु देखिए आप, सबसे पहले हाइड्रोजन, फिर हीलियम, लिथियम, है ना, ये बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये आपका सोडियम, ये आपका मैग्नीशियम और ये आपका एल्युमिनियम। फिर देखिए आप इधर सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है ना। और चलो पहले इनका लिखता हूं मैं ना, सल्फर क्लोरीन के बाद ना चाहे तो आप ना आर्गन को तो छोड़ो ना, पोटेशियम ले लेते हैं ना, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है ना। एक बार मैं इनके लिखता हूं ना, देखो आप, हाँ जी, देखिए हाइड्रोजन का एक होता है ना, वैसे 1.008 होता है ना, पर हम लेते कितना है, एक, है ना। हीलियम का 4, लिथियम का 7, बेरिलियम का 9, 11, इसका 12, 14, 16 और फ्लोरीन का 19, है ना। सोडियम का है आपकी 23, है ना। मैग्नीशियम का 24 और एल्यूमिनियम का है आपकी 27। क्यों, ये क्वेश्चंस में काम आएंगे भी बीच बीच में, ना, इसलिए आपको याद करने ना। और इसके बाद देखिए आप, ना, हाँ जी, चलो सिलिकॉन का छोड़ो ना, सिलिकॉन का रहने दो बोले ना। चलो जो काम के हैं उनके लिखते हैं अपन, ना, जो काम के हैं उनके लिख लेते हैं ना। सिलिकॉन, फास्फोरस, है ना। फास्फोरस का है आपके 31, है ना, अरे वो काम आएगा नहीं सिलिकॉन, इसलिए ना। सल्फर का है आपके 32, है ना। क्लोरीन का है आपके 35.5 और पोटेशियम का कितना है आपके 39 और कैल्शियम का कितना है आपके 40, ठीक है ना। इसके अलावा देखो मैं और लिखता हूं ना, कैल्शियम के अलावा आयरन का देखो, एक कॉपर का देख लो ना, एक सिल्वर का देख लो, एक, चलो या पहले Hg लिख देता हूं मैं ना, मरकरी का लिख लो ना पहले, किसका, ये चलो पहले ब्रोमीन ले लेते हैं ना। कॉपर, कॉपर से पहले क्या ले लेते हैं अपन, ब्रोमीन, है ना। देखिए ब्रोमीन, हाँ देखिए कैल्शियम का तो 40 हो गया ना। हाँ, आयरन का है आपके 56, है ना। अच्छा ऊपर नीचे हो गया थोड़ा ना, इसको मैं 40 को यहाँ लिखता हूँ ना, इसको इरेज करता हूँ ना। हाँ देखो 40 को मैं यहाँ लिखता हूँ ना। 56, कॉपर का है आपके 63.5 और ब्रोमीन का है आपके 80, है ना। आगे देखिए ब्रोमीन के बाद है ना सिल्वर ले लेते हैं ना। सिल्वर का है आपके 108, याद रखना ना। सिल्वर के बाद देखो आप ना, एक सिल्वर के बाद आयोडीन ले लेते हैं ना। आयोडीन, आयोडीन का 127 भी है ना। आयोडीन का कितना है आपके 127। एक बेरियम ले लेते हैं ना, बेरियम Ba, इसका है आपके 56, ठीक है ना। और देखिए मैं एक और लिख देता हूं ना, एक दो और ना। इधर परमाणु द्रव्यमान, इधर तो परमाणु और उसका परमाणु द्रव्यमान, हाँ जी। तो बेरियम हो गया। एक मरकरी देख लो ना Hg, और एक देख लो लेड। तो Hg मरकरी का है 200, है ना। मरकरी का कितना है 200 और इसका है लेड का 207, ठीक है ना। ये लीजिए
इतने आप याद कर लीजिए ना, और बीच में और कोई आएगा अगर इनके अलावा ना तो और नोट डाउन करवा दिया जाएगा ना। आप एक बार इसको नोट डाउन कीजिए ना, आप इसको एक बार नोट डाउन कीजिए ना। कर लिए बच्चों नोट डाउन? देखिए अब मैं एक आणविक द्रव्यमान लेता हूं काम, है ना। देखिए अगली डेफिनेशन क्या है अपनी, आणविक द्रव्यमान। हाँ जी, हाँ जी, देखिए हाँ जी, देखिए अभी 11th क्लास में अपन धीरे धीरे चलेंगे बिल्कुल, है ना, ऐसी कोई जल्दी नहीं है अपन को ना। देखिए हाँ जी, अगली हेडिंग है अपने आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान, और आणविक द्रव्यमान को बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, तो जैसे अपन ने सिंपल बोला था कि परमाणु का द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान कहलाता है, तो ऐसे अणु का द्रव्यमान क्या कहलाएगा, आणविक द्रव्यमान। तो अपन क्या कह सकते हैं, किसी अणु में उपस्थित, है ना भाई, निकालेंगे कैसे भाई, सिंपल तो हो गया है ना भाई, अणु का द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान हो जाएगा आपके ना। अणु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा आपके, आणविक हाँ जी, अणु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा आपके, आणविक द्रव्यमान। ठीक है ना। अब आणविक द्रव्यमान को निकालेंगे कैसे अपन, ना आणविक द्रव्यमान को ना सिंपल, अरे कोई भी अणु कितने परमाणुओं से मिलकर बना ना, उन सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों को जोड़ दो आप, तो क्या आ जाएगा, आणविक द्रव्यमान। तो क्या कहेंगे अपन कि किसी अणु में उपस्थित, किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की, ठीक है ना, जो द्रव्यमान है ना, परमाणुओं के जो द्रव्यमान है ना, परमाणुओं के द्रव्यमान का योग आणविक द्रव्यमान कहलाता है ना। आणविक द्रव्यमान कहलाता है ना। तो आपको सिंपल तो ये याद रखना है कि परमाणु का द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान, और अणु का द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान, बस सिंपल सा। अब आणविक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, वो अणु कितने परमाणु से मिलकर बनाना, उन सभी के परमाणु द्रव्यमानों को जोड़ दो बस, उससे क्या आ जाएगा आपके आणविक द्रव्यमान। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल, है ना, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने, है ना, अरे ये लिख दिया H2। अब इसका मुझे आणविक द्रव्यमान, है ना, अरे निकालना है, कैसे निकालूंगा मैं, देखिए आप सबसे पहले देखिए कितने हाइड्रोजन, 2 इंटू एक हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, अरे 2 हाइड्रोजन है ना, तो मैंने क्या कर दिया, 2 इंटू एक हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान प्लस एक इंटू ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। अरे ऑक्सीजन तो अकेला ही है ना, तो क्या लिखेंगे, देखो 2 इंटू एक हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, अभी पढ़ा है अपन ने, प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है, अरे 16 होता है। तो कितना हो गया ये आपके 2 + 16, अरे कितना हो गया 18। तो कोई हमसे पूछे H2O का आणविक द्रव्यमान कितना है, तो 18 कितना है, 18। समझ में आ गया। देखिए आप आगे, हाँ जी, अगला एग्जाम्पल देखिए, जैसे CO2 ले लें अपन, ना, क्या ले लें, CO2। देखिए तो यहां अरे एक कार्बन है, तो मैं ऐसा लिख दूं, एक कार्बन इंटू उस कार्बन का परमाणु द्रव्यमान प्लस ऑक्सीजन कितने, 2 इंटू एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। रखो आप 1 इंटू कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 12 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 16। कितना हुआ आप देखिए, अरे ये तो 12 प्लस 16 दूना 32, तो 12 32 कितना हो जाएगा आपके 44। ये सिंपल, ठीक है ना। आगे देखिए
है ना। अब ये इतना कम करने की जरूरत नहीं है, आप तो डायरेक्ट करते चलो मल्टीप्लाई वगैरह ना, ये तो मैंने समझा दिया आपको। अब देखिए आप जैसे एक यूरिया दे दिया ना, अरे क्वेश्चन कैसा दे दे, ऐसे दे दी कि यूरिया का आणविक द्रव्यमान, ठीक है ना, ज्ञात करो। अरे ज्ञात करने के लिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया ना, अब समझ जाओगे आप ना कि यूरिया का हमको क्या आणविक द्रव्यमान कैलकुलेट करना है ना। अब आणविक द्रव्यमान कैलकुलेट करने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन केमिस्ट्री में देखो फॉर्मूले वगैरह होते हैं ना, अरे उनकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है ना। अब यूरिया का फॉर्मूला पता हो तो ये कोई बड़ा ना अरे डिफिकल्ट काम नहीं है ना। तो यहाँ जो डिफिकल्ट टास्क है वो क्या है आपके, अरे यूरिया का फॉर्मूला ना। तो देखिए यूरिया का फॉर्मूला क्या है, यूरिया का फॉर्मूला होता है आपके यहाँ ना, आप याद रखें बिल्कुल है ना, NH2CO NH2। यूरिया का फॉर्मूला क्या है आपके, NH2CO NH2। अब तो सिंपल है, देखिए आप इसका आणविक द्रव्यमान कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो अरे यहाँ देखिए आप 2 नाइट्रोजन है, ये लीजिए, एक नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 14, डायरेक्ट रख दो ऐसे है ना, प्लस हाइड्रोजन कितने देखिए आप 2 और 2 4, एक हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है 1, आपको ऐड करना है ना, अरे गुणा वगैरह है ना, माइनस माइनस नहीं करना, प्लस कार्बन कितना है 1, एक कार्बन का कितना है 12, प्लस ऑक्सीजन कितना है 1 और 1 का कितना है आपके 16, कितना हो गया देखो 14 दूना 28 प्लस 4 12 और ये 16, अरे सबको ऐड करोगे आप ना तो ये कितना आ जाएगा आपके 60। तो यूरिया का जो है ना आणविक द्रव्यमान है वो कितना है आपके 60। ऐसे देखो ग्लूकोज लिख दे, ये लीजिए, तो हमको सबसे पहले है ना, अरे ये C6H12O6 ये किसका फॉर्मूला है आपके, अरे ग्लूकोज का फॉर्मूला है बच्चों ना, किसका, ग्लूकोज का। तो देखिए करो, कितने कार्बन 6, एक कार्बन का कितना 12 प्लस 12 हाइड्रोजन 1 का 1 प्लस 6 ऑक्सीजन 1 का 16, ये कितना हो गया 72 प्लस 12 प्लस 96 और इसको ऐड करोगे आप तो ये कितना हो जाएगा आपके 180। अरे कितना हो गया बच्चों 180 है ना। तो आणविक द्रव्यमान कैलकुलेट करने में कोई बढ़िया ना बात नहीं है ना, बस आपको क्या याद हो, उसका फॉर्मूला याद हो ना। ऐसे मान लो ये दे दे आपको C12H22O11 है ना, अरे ये चीनी का सूत्र है भैया ना, सुक्रोज, किसका सूत्र है ये, सुक्रोज, चीनी। अब देखिए कितने कार्बन, अरे 12, एक का 12 भी होता है ना, प्लस कितने हाइड्रोजन 22, एक का 1 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 11, एक का ऑक्सीजन का कितना है अभी 16, क्या हो जाएगा 12 12 144 प्लस 22 प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, अरे 16 × 11 176 और इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपके 342। कितना आ जाएगा 342। तो सिंपल है आणविक द्रव्यमान वगैरह कैलकुलेट करना ना। एक और एग्जांपल देखिए लास्ट, है ना, बाकी आप इससे रिलेटेड है ना, अरे और भी एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं ना। जैसे मान लो अरे ऐसे दे दिया जाए आपको ना K4FeCN6 ऐसा दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। देखो कितने पोटेशियम 4, एक पोटेशियम का कितना है आपके 39 प्लस आयरन 1 है, एक का कितना है आपके 56। आगे देखिए प्लस देखिए ये पूरे अरे C और N है ना, कार्बन नाइट्रोजन, तो देखो कार्बन का ना अरे परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 12 और नाइट्रोजन का कितना है 14, तो 12 14 कितने हो गया 26 और 26 को मैं क्या करूं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, या तो अलग अलग करो आप, 6 कार्बन 6 नाइट्रोजन अलग अलग जोड़ो आप, या फिर एक साथ कर लो। कार्बन का 12, अरे CN का होल 6 है ना, तो 12 इसका और 14 इसका, तो 12 14 26 हो गया ना, अरे 12 14 26, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो ना, ये लीजिए क्या हो गया ये देखो 156 प्लस 56 प्लस, ठीक है ना 156, ये लीजिए कितना हो जाएगा 156 और 156 है ना, 56 दूनी 112, 312 और 56 368, 368। ये आपका क्या आ गया आणविक द्रव्यमान, ये क्या आ गया बच्चों आपका आणविक द्रव्यमान, ठीक है ना। इस तरीके से अभी तो अपन ने आज ना 2 टॉपिक लिए ना, 11th क्लास को धीरे धीरे ना एक रूटीन में लाएंगे अभी है ना, अभी छोटी क्लास से लेंगे ना, नहीं तो आप बोर हो जाओगे पहले है ना। तो पहले एक बार कल इसको आप है ना लर्न करें, नोट्स बनाएं साफ सुंदर है ना बिल्कुल, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भी है ना। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे जितने ज़्यादा लोगों के पास जाएगा ना, और जितने ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर आएंगे ना, मुझे उतना ही मोटिवेशन मिलेगा ना, उतना ही अच्छा पढ़ाऊंगा ना, आपको बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूंगा ना। ठीक है बच्चों, ओके, गुड नाइट।
शुभरात्रि सभी को।